देखो हम लोगों ने काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम किया था और फेज डिफरेंस से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम किए थे, फेज जिसमें कि इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में और नेक्स्ट एक हेडिंग पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड इन एसएचएम। हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड इन एसएचएम। तो देखो कोई भी ब्लॉक जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, भले ही वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो या पानी में तैरता हुआ कोई ब्लॉक हो जो अप डाउन मोशन कर रहा हो, या हम लोग जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे कि चार्ज को अगर हम डिस्प्लेस करेंगे तब टाइम पीरियड क्या होगा। दुनिया भर में जितने भी केसेस आएंगे उन सारे केसेस में तुमको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बस जो मैं स्टेप्स लिखवाने वाला हूँ सेम स्टेप्स आपके सभी जगह एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो वो स्टेप सबसे पहले लिखते हैं क्या है। तो इसमें पहला स्टेप है फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम पोजीशन where all the forces acting on block are balanced। ठीक है, एंड राइट डाउन इक्वेशन among the applicable forces। ठीक है, पहला स्टेप बताओ, पढ़ने से क्लियर हो रहा है क्या है पहला स्टेप। मतलब बॉडी का सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम निकालना है। उस इक्विलिब्रियम में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के ऊपर, वो सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए और उनको बैलेंस करती हुई हमें एक इक्वेशन बनानी है। क्लियर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज नाउ डिस्प्लेस द बॉडी और ब्लॉक फ्रॉम इक्विलिब्रियम by a distance x and write expression for restoring forces acting on block and write expression for restoring forces acting on block। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप इज, लिख लो अभी अप्लाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज ट्राई टू एक्सप्रेस द रिस्टोरिंग फोर्स proportional to x using first equation formed। और हमें फाइनली यहां पहुंचना है, एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स पे। तो अगर हम एक बार एफ रीस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के एक्स पे आ गए, जहां के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो हमें के मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस सेम ही रहेगा फिर चाहे कोई भी केस हो आपके सामने। तो अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले अप्लाई करते हैं वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, क्योंकि सबसे सिंपल केस तो यही है। ठीक है, तो देखना मैं अप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका इक्विलिब्रियम ढूंढना है। तो इक्विलिब्रियम जब ये रेस्ट पे होगा तब ये इक्विलिब्रियम पे होगा। तो मान लेते हैं कि अभी जो पोजीशन है इसकी वो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन ही है, और इक्विलिब्रियम पे क्या ये पहले से ही कुछ एक्सटेंड होगा, तो वो भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि पहले से कितना एक्सटेंड है। तो मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ से ये एक्स नॉट एक्सटेंड है। तो इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन बनेगी mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। बोलो इसमें कोई डाउट।
क्यों भाई? सर हाँ बोलिए। लेकिन ये ठीक है इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ पर ये रेस्ट में तो होगा नहीं ये ब्लॉक, बेटा इक्विलिब्रियम पे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको कुछ वेलोसिटी तो मिल ही चुकी होगी। छोड़ा नहीं है, हमने नेचुरल लेंथ से। पूरी बात सुना करो ध्यान से। छोड़ा नहीं है, इक्विलिब्रियम पे जाके छोड़ा है उसको। इक्विलिब्रियम पे ले जाके छोड़ा है, जब वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, रेस्ट पे आ चुका है, तब की बात कर रहे हैं। ओके सर। अपने आप क्यों चला रहे हो इक्विलिब्रियम पे, ये बताओ उसको। और चल भी रहा है तो इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा। फिर इसको हम इक्विलिब्रियम से x डिस्प्लेस करेंगे, और x डिस्प्लेस करने के बाद ध्यान से देखो, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। तो x डिस्प्लेस करने के बाद इसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो हो जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, और इसका mg हो जाएगा नीचे। तो बताओगे कि इसका रीस्टोरिंग फोर्स किधर होगा? तो क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसका ऊपर की तरफ लगेगा। तो जब हम रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स को लिखेंगे माइनस टाइम्स, माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि एक्स हमने नीचे लिया है और रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर आ रहा है, तो इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट होने की वजह से माइनस हम अपने पास से लगाएंगे। तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट एंड माइनस एम जी। देखो, तो यहां से तुम देखो कि ये बन जाएगा माइनस ऑफ के एक्स प्लस के एक्स नॉट एंड माइनस एम जी। तो अब तुम इक्वेशन वन अगर यूज करोगे तो तुम देखोगे के एक्स नॉट और एम जी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिंपली बचेगा माइनस के एक्स। और माइनस के एक्स बच रहा है, यानी कि ये जो के है यही एस एच एम कॉन्स्टेंट हो गया। तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/k। बोलो, जो स्टेप लिखे हैं क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलिए, जो स्टेप लिखे हैं क्लियर है? ठीक है। और देखो, मान लेते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज ये करते हैं कि अब हम लोग इसको स्प्रिंग मास सिस्टम को एक स्मूथ सरफेस पे रखते हैं, इंक्लाइन पे। और इस इंक्लाइन पे इसको ऑसिलेट कराते हैं। करो जरा इसको, इंक्लाइन पे क्या आएगा। सेम स्टेप्स लगाओ जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। क्यों भाई? इस केस में जब तुमने इक्वेशन बनाई होगी, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी साइन थीटा, बन रही है। और फिर यस जब सर। हम डिस्प्लेस करेंगे, तो डिस्प्लेस करने के बाद फिर से के एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इक्वेशंस भले ही थोड़ी सी देखने में अलग अलग बनेगी, लेकिन टाइम पीरियड अगर निकालोगे तो टाइम पीरियड सेम आ रहा होगा। ये नेचुरल लेंथ हो गई, ये इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम पे ये पहले से ही एक्स नॉट आगे है, तो हम लोग लिखेंगे के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है। और जब हम इसको एक्स और डिस्प्लेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसका जब रीस्टोरिंग फोर्स की बारी आएगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा के टाइम्स एक्स प्लस एक्स नॉट एंड माइनस एम जी साइन थीटा। क्यों भाई? तो ये फिर से माइनस के एक्स आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो टाइम पीरियड है वो उतना ही आ जाएगा। बोलो। हम लोग ये एक्स हम लोग खुद एग्ज्यूम कर रहे हैं ना। हाँ और क्या, एक्स हम लोग एज्यूम कर रहे हैं और फिर उसी एक्स के पैरेलल लेके आ रहे हैं, मतलब उसी एक्स के टर्म्स में सॉल्व कर रहे हैं। और देखो, अगले केस में मान लेते हैं कि एक लिफ्ट है, और उस लिफ्ट के अंदर ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, और हम अंदर से बैठ के इसके ऑसिलेशंस ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इसके लिए सॉल्व करो।
इसमें भी अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे तो सेम ही आना चाहिए 2π√m/k। लेकिन यहाँ पे भी जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग अलग आएगी, क्योंकि इस बार जब इक्विलिब्रियम पोजीशन बनाएंगे तो उसमें kx0 की वैल्यू mg प्लस ma0 के इक्वल होगी। बोलो, यस सर, यस सर। यानी इक्विलिब्रियम डिफरेंट आ रहा है सारे केस में, तुम ध्यान से चेक करो तो, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब कि जो टाइम पीरियड है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि इक्विलिब्रियम कहां पे है। क्यों? यस सर। एफ रीस्टोरिंग की वैल्यू आ रही होगी -k x प्लस x0 -mg -ma0। तो यहां से ये -kx फिर से आ जा रहा है। तो देखो ये स्प्रिंग मास सिस्टम की खास बात है। क्या खास बात है? खास बात ये है कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम को तुम वर्टिकल में रखो, वर्टिकल में ऑसिलेट होने दो, इंक्लाइंड प्लेन पे रखो, हॉरिजॉन्टल में रखो, लिफ्ट में रखो, मून पे ले जाओ, स्पेस में ले जाओ, कहने का मतलब कहीं भी ले जाओ इस स्प्रिंग मास सिस्टम को, इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो ग्रेविटी पे, इफेक्टिव ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड इसका हमेशा सेम आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इसको हम कहां ले जाते हैं। ध्यान रहेगी ये बात? बताइए। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको नोट करके भी लिखना है, नीचे नोट करके लिख लेते हैं। बोलेंगे कि हेंस टाइम पीरियड of a spring mass system, time period of a spring mass system is independent of any other constant external force acting on it। ठीक है ना? लिख देंगे आगे कि ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन गेट्स मॉडिफाइड बट टाइम पीरियड remains same, but time period remains same। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। अब थोड़े से और अलग टाइप के केस देखते हैं, कुछ पुली वुली इन्वॉल्व करके। जैसे मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये आइडियल पुली है, और इस आइडियल पुली के सेंटर से ये मास जुड़ा हुआ है, देखो एम मास। तो इसका स्प्रिंग मास सिस्टम क्या आएगा? इसका टाइम पीरियड क्या आएगा? निकालो। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। देखो जैसा स्टेप्स बताएं वही करना है। सबसे पहले तो ये ब्लॉक जहां पे है वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग एक्सपैंड होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल एक्सपैंड होगा, क्योंकि फोर्सेस तो लगी रहे ना। तो एज्यूम कर लेते हैं कि इस स्प्रिंग में पहले से जो एक्सपेंशन है वो x0 है। ठीक है, तो इसकी वजह से स्प्रिंग का जो फोर्स होगा, स्प्रिंग का फोर्स और स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्प्रिंग का फोर्स kx0 होगा पहले से ही। और अगर स्प्रिंग वाली स्ट्रिंग में kx0 है तो इधर भी kx0 होगा, क्योंकि पूरी की पूरी टेंशन और स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा पूरे में, तो इधर भी kx0 होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर टोटल ऊपर की तरफ
2kx0 लग रहा होगा। तो बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन बनेगी mg इज इक्वल टू 2kx0। ये हो गई इक्वेशन 1 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब अगला स्टेप, अब अगर हम इस ब्लॉक को x डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस करते हैं तो जरा बताओगे कि इस पुली का सेंटर कितना डिस्प्लेस होगा? बोलो। एक्स डिस्प्लेस होगा। पुली का सेंटर भी x डिस्प्लेस होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर पुली का सेंटर x डिस्प्लेस होगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आएगा? 2x। स्प्रिंग में एक्सटेंशन 2x हो जाएगा, यानी अब जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो लगेगा k, x0 पहले से था और 2x और हो गया, तो इधर भी उतना ही लगेगा और इधर भी उतना ही लगेगा क्योंकि टेंशन और स्प्रिंग फोर्स दोनों सेम है। बोलो। तो ब्लॉक के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा? ब्लॉक के ऊपर टोटल ऊपर की तरफ हो जाएगा 2k x0 प्लस 2x और नीचे की तरफ हो गया mg। कौन सा बड़ा होगा? ये ऊपर वाला बड़ा होगा, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो, क्या आएगा? तो रीस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा माइनस टाइम्स 2k x0 प्लस 2x माइनस mg। तो यहां पे तुम देखोगे कि 2k x0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है? बच क्या रहा है? माइनस 4kx, और माइनस 4kx बचने की वजह से ये आया SHM कांस्टेंट। तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/2k नहीं होगा, m/4k आएगा। ठीक है, बताओ क्या डाउट है इसमें? एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें मास है और स्प्रिंग है, या इसका कोई कॉम्बिनेशन है, पुली में लगा हुआ है जैसे ये क्वेश्चन है, इन सब केसेस में तुम एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करो अगर, कि इनका जो टाइम पीरियड है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बताओ, mg पे डिपेंड कर रहा है क्या? यस और नो? नो सर। नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि mg कुछ भी होके लास्ट स्टेप में कैंसिल ही हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? तो यस हम सर। क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन कम करने के लिए और आंसर जल्दी लाने के लिए हम ऐसे केसेस में ग्रेविटी अगर नहीं कंसीडर करेंगे तो भी हमारे फाइनल आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बहुत बच जाएगी। मतलब ऐसे समझो कि हमने x0 लिया ही नहीं, x0 है ही नहीं, mg नहीं है। तो अगर mg नहीं है तो हम ये शुरू वाली इक्वेशन से बच जाएंगे, इस x0 से बच जाएंगे, तो ये x0 हमको कहीं नहीं लिखना पड़ेगा। तुम ऐसे सोचो ना, mg लिखना पड़ेगा, तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? तो हम सिर्फ ये बोलेंगे कि जब हम इस ब्लॉक को x नीचे लाएंगे तो ये पुली का सेंटर भी x नीचे आएगा और स्प्रिंग फोर्स लगेगा 2kx का। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 2kx का इधर भी लगेगा, 2kx का इधर भी लगेगा, तो टोटल फोर्स अपवर्ड कितना हो जाएगा? 4kx। और बस हमें 4kx मिलते ही आंसर आ गया। बताओ, याद रहेगी ये छोटी सी बात? यस सर। यस। अगले क्वेश्चन में तुम क्या करो, बिना उसके करो, बिना ग्रेविटी के। मान लेते हैं कि स्प्रिंग है, ये इधर एक पुली है और इधर वाला स्ट्रिंग फिक्स है और इधर वाले स्ट्रिंग पे ये मास कनेक्टेड है, और हमें फिर से वही निकालना है। क्वेश्चन इज सेम, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। करोगे? ट्राई करो इसको, तुम कोशिश करो कि बिना mg के करो, मतलब mg है ही नहीं। mg नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में होगा और ये ब्लॉक भी अपने नेचुरल लेंथ के हिसाब से होगा। अब हम इस ब्लॉक को x नीचे डिस्प्लेस कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो अगर हम इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस करेंगे तो मेरा क्वेश्चन है कि पुली का सेंटर कितना नीचे जाएगा?
बोलो, अगर इस ब्लॉक को x डिस्प्लेस कर रहे हैं तो पुली का सेंटर कितना नीचे जाएगा? हाँ, क्या पुली का सेंटर x/2 नीचे जाएगा? बताओ, पुली का सेंटर x/2 नीचे जाएगा? यस सर। और पुली का सेंटर अगर x/2 नीचे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स पुली के सेंटर पे कितना लगेगा? स्प्रिंग भी x/2 एक्सपैंड होगा, स्प्रिंग भी x/2 एक्सपैंड होगा, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो होगा kx/2। तो अगर पुली के सेंटर पे स्प्रिंग फोर्स kx/2 है तो पुली के दोनों तरफ कितना होगा? तो पुली के दोनों तरफ kx/4 होगा। तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर भी kx/4 लगेगा, और ब्लॉक के ऊपर kx/4 लगेगा, मतलब k का वैल्यू k/4 हो गया। तो टाइम आ गया सीधे सीधे 2π√m/k/4। बोलो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4π√m/k। बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो और एक स्टेप ऊपर का क्वेश्चन लिया जाए, और नहीं क्लियर है तो यहीं ब्रेक लगाया जाए। देखना ध्यान से, इस बार एक कांस्टेंट ये है k1 और एक कांस्टेंट ये है k2, और इधर ये ब्लॉक हो गया m। देखो इसके लिए निकालो, फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। थोड़ा सा स्टेप ऊपर करते हैं, तुम जो है तुरंत ढेर होने लगते हो। देखो, अगर हम इस मास को सबसे पहले x नीचे ले जाएंगे तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे कि k1 और k2 में कितना एक्सटेंशन आएगा। अब डायरेक्ट नहीं बता पाएंगे तो हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो लेट अस अज्यूम कि जो k1 है, ध्यान से देखना, k1 में x1 का एक्सटेंशन आ रहा है। k1 में कितना एक्सटेंशन आया? x1 का। तो पुली का जो सेंटर है वो x1 नीचे आया, और k2 में मान लेते हैं x2 का एक्सटेंशन आया, क्योंकि एक्सटेंड तो k2 भी होगा, एक्चुअली दोनों एक्सटेंड होंगे। ठीक, तो पहला काम यहां पे ये होगा कि x x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा। तो x x1 x2 में रिलेशन आएगा, x की वैल्यू आएगी 2x1 प्लस x2। तो ये कैसे लिखा है पहले ये बताओ, मतलब ब्लॉक टोटल कितना नीचे जाएगा ये लिखा हुआ है। तो ये क्लियर है? बताओ पहले तो 2x1 प्लस x2 नीचे ले लिया मैंने, कैसे लिया है? यस सर। पुली का सेंटर अगर x नीचे जाता है तो ब्लॉक डबल जाता है, ये तो यहीं पे देख लिया ना। पुली का सेंटर अगर x/2 नीचे गया तो ब्लॉक x नीचे गया, तो पुली का सेंटर अगर x1 गया है तो ब्लॉक 2x1 जाएगा। एक बार में एक एक करके करो। k2 अगर इधर से x2 बढ़ेगा तो ये स्ट्रिंग इधर से x2 बढ़ेगी, मतलब k2 इधर x2 एक्सटेंड हुआ तो k उधर से x2 नीचे आएगा, तो इसमें प्लस x2 और कर दिया है। तो पहला स्टेप तो यही है, x इक्वल टू 2x1 प्लस x2। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमें इस पुली के ऊपर फोर्सेस देखने होंगे। तो ये बताओ, पुली के सेंटर पे k1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? तो k1 की वजह से लगेगा k1x1, और k2 की वजह से कितना लगेगा? तो k2 की वजह से लगेगा k2x2।
लेकिन K2X2 दोनों तरफ लगेगा। दोनों तरफ कैसे लगेगा? तो इसलिए क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग है, तो दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगा ना आइडियल पुली के केस में। तो यहां से हमको एक रिलेशन मिलेगा कि 2K2X2 जो है वो K1X1 के इक्वल भी होना चाहिए, क्योंकि आइडियल पुली है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों ये हो गई। अब आ जाते हैं ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है K2X2, लेकिन हमें इस K2X2 को x के टर्म्स में लेके आना है, यानी x2 की वैल्यू x के टर्म्स में चाहिए। तो x2 की वैल्यू x के टर्म्स में कैसे आएगी बताओ? x1 x को माइनस निकाल टू लेंगे x एक्स। के टर्म्स में और फिर उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख। हाँ रख दो रख दो। तो फ्रॉम 1 and 2 x इज इक्वल टू 2x1। x1 की जगह देखो लिखेंगे हम लोग 2K2X2 अपॉन K1 एंड प्लस x2। तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू x2 कॉमन लें अगर, तो 4K2 अपॉन K1 प्लस 1। तो यहाँ से x2 आ जाएगा, x2 इक्वल टू K1X अपॉन K1 प्लस 4K2। ठीक है, और ये x2 उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो f रीस्टोरिंग की वैल्यू माइनस K2X2 है, लेकिन x के टर्म में बनेगी माइनस ऑफ K1K2X अपॉन K1 प्लस 4K2। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट m/k। तो m K1 प्लस 4K2 अपॉन K1K2। ये आंसर बनेगा इस प्रॉब्लम का। बताओ आ गया क्या समझ में? बोलिए कहाँ डाउट है? स्टेप वाइज देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हम्म, यस सर आ गया। ठीक है, और देखो मान लेते हैं कि स्मॉल m ब्लॉक है और इधर स्प्रिंग हो गई सपोज K1, इधर स्प्रिंग हो गई K2 थीटा एंगल पे, और एक इधर हो गई K2 थीटा एंगल पे। देखो इस तरह का ये कनेक्शन है। हम्म, ठीक है। क्वेश्चन है द सिस्टम is placed on smooth horizontal table। तो हमें निकालना है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ small oscillations along x direction
फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन मैंने बना दिया, देखो ध्यान से। मतलब ब्लॉक को हम एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर रहे हैं। देखो इस केस में, देखो इस केस में एक बात का ध्यान रखना कि हमें जो स्मॉल ऑसिलेशंस निकालने हैं वो एक्स डायरेक्शन में है, यानी इसको हम एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे। तो मान लेते हैं कि इसको हमने एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया है। ध्यान से देखो, तो हमें ये बात तो पता चल गई कि इधर से जो स्प्रिंग है वो इसके ऊपर k1x का फोर्स लगाएगी। बट क्वेश्चन ये है कि बाकी जो दोनों स्प्रिंग्स हैं ये कितना फोर्स लगाएंगी। क्या ये k2x का फोर्स लगाएंगी या कुछ और होगा? तो उसके लिए हमें चाहिए होगा बाकी दोनों स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन कितना आएगा। क्या वो एक्सटेंशन x होगा? बताओ भाई। नो नहीं सर। सर। x नहीं होगा। चलो ये बात तो तुमने पता कर ली। तो कैसे निकालेंगे बाकी दोनों स्प्रिंग्स का एक्सटेंशन? तो उसके लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये लेंथ सेम है, ध्यान से देखो। तो एक तरह से एक्सटेंशन जो है वो ये आएगा, इतना एक्सटेंशन। बोलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और ये एक्सटेंशन कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, अगर ये x की वैल्यू बहुत स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल ऑसिलेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर ये स्मॉल है तो ये वाला जो एंगल है ना, इसमें कुछ खास चेंज नहीं आएगा। मतलब ये एक थीटा ही रहेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो अगर ये थीटा है तो ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी एक्स कॉस थीटा। बताओ, बस यही एक मेन बात है इसमें नोटिस करने वाली। तो इधर से लगेगा इसके ऊपर k1x इधर, ठीक है, और इधर से लगेगा k2x cos थीटा, और इधर से भी लगेगा k2x cos थीटा, और ये दोनों थीटा एंगल पे हैं। तो व्हाट इज नेट रिजल्टेंट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स? नेट रीस्टोरिंग फोर्स क्या लिखेंगे बताओ? क्या नेट रीस्टोरिंग k2x फोर्स cos में theta plus k k1x प्लस 2 टाइम्स, ध्यान से देखना, k2x cos थीटा का भी cos थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना। हाँ यस सर। तो ये आएगा k1 प्लस 2k2 cos स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स। तो ये हमारा एक तरह से इक्विवेलेंट k बनेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकल के आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन, क्या लिखेंगे, k1 प्लस 2k2 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए, समझ में आया या नहीं समझ में आया? सर सर ये जो आप ठीक है, और देखो फिर। सर यहाँ से थीटा भी निकल सकता है ना इस क्वेश्चन में? नहीं बेटा, मान लेते हैं इधर स्प्रिंग k1 है, इधर स्प्रिंग k2 है, ठीक है, और एक ये ब्लॉक m है और ये v स्पीड से जा रहा है। दोनों जो स्प्रिंग्स हैं इनके बीच का, इनके फ्री एंड्स के बीच में गैप d है। तो हमें निकालना है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ ब्लॉक।
क्या ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा होगा? पहले ये बताओ, क्या ये ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है? यस सर। यस सर। तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टोटल टाइम। ठीक है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टोटल टाइम, तो वो निकालना है हमको इसमें। देखो बताओ, हमें टोटल टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन पता करना है इसमें। और इसमें तुम ध्यान से देखो तो क्या हो रहा होगा कि स्प्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है, स्प्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है, एक ऑसिलेशन में ये डिस्टेंस 2 बार कवर होगा। यस सर, तो 2d एक अपॉन बार v। जाते समय टाइम लगेगा d अपॉन वी, आते समय टाइम लगेगा d अपॉन वी। ये तो हो गया वो पीरियड जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा K2 कंप्रेस होगा और फिर K2 वापस नेचुरल लेंथ में आएगा, और इसी तरह से K1 कंप्रेस होगा और K1 वापस से नेचुरल लेंथ पे आएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि K1 और K2 के हाफ हाफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। मतलब K1 K2 एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन से नेचुरल लेंथ हो रहा है, जिसकी वजह से जो टाइम लगेगा वो उनके कंप्लीट ऑसिलेशन का हाफ लगना चाहिए। तो वो टाइम भी हम लोग हाफ के हिसाब से क्या पाई अंडर रूट एम बाई के लिख सकते हैं? ये बताओ। एक्चुअली ये वाला जो टाइम है ये t/2 है, और ये वाला टाइम भी t/2 है। ये t/2 कैसे लिखा? क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो यहाँ से हाँ यस सर। टोटल टाइम कितना आ जाएगा? टोटल टाइम पीरियड, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पाई अंडर रूट m/k1 प्लस पाई अंडर रूट m/k2 एंड प्लस 2d अपॉन v। तो ये आंसर हो जाएगा। बोलो। सर 2d अपॉन वी क्यों होगा? क्योंकि बीच वाला डिस्टेंस 2 बार कवर करेगा ना वो, जाते समय और आते समय, एक ऑसिलेशन के लिए। हम्म। हाँ सर। सर जो हो रहा है वो तो समझ में आ रहा है, बट आपने t/2 कैसे लिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। थोड़ा बाद में सोचना उसके बारे में, तो जवाब मिलेगा। मान लेते हैं कि इस समय ये ब्लॉक स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। और इस ब्लॉक को हम इसकी इनिशियल पोजीशन से a डिस्टेंस लेफ्ट में ले जा रहे हैं। द ब्लॉक इज मूव्ड टुवर्ड्स लेफ्ट by distance a and then released. If collisions with the wall are perfectly elastic, then find time period of oscillations. Then find time period of oscillations. कैसा मोशन होगा इस बार? स्प्रिंग जो है ब्लॉक से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। कैसा मोशन होगा इस बार? इस बार तुम देखोगे तो ब्लॉक जो है इधर तो पूरा जाएगा, वापस आएगा, लेकिन इधर जो है वो सिर्फ
a/2 डिस्टेंस जाएगा, है कि नहीं ऐसा, बताओ। और दीवार से अगर वो v स्पीड से टकरा रहा है तो तुरंत v स्पीड से वापस हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन का यही मतलब है। देखो निकालो टाइम क्या आएगा पूरा। देखो इस केस में क्या है, इस केस में अगर हम नेचुरल लेंथ से लेफ्ट साइड की बात करें तो नेचुरल लेंथ से लेफ्ट साइड में ये ब्लॉक तब तक जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। और वेलोसिटी जीरो हमको मालूम है कहाँ पे होती है, वेलोसिटी जीरो होती है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलिब्रियम से नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम वापस आ रहा है। तो जाने में भी इसको t/4 टाइम लगेगा और आने में भी t/4 टाइम लगेगा, जहां t की वैल्यू 2π√m/k होती है। बताओ पहले इतना क्लियर है। हाँ लेकिन राइट साइड में क्या हो रहा है, राइट साइड में वो सिर्फ कहां से कहां तक जा रहा है, तो ध्यान से देखो तो वो x = 0 से x = a/2 जा रहा है और जाने के बाद तुरंत वो वहीं से वापस भी आ जा रहा है। तो जरा मुझे बताओगे कि x = 0 से x = a/2 जाने में कितना टाइम लगता है एसएचएम में। 3/8। हाँ x = 3/6 0 से x = a/2 जाने में कितना टाइम लगता है। t/6 सर। बेकार ही है सब पढ़ाना लिखाना तुम लोगों को यार। 12 सर, t/12। तुम लोग हो नहीं उस काबिल कि तुम्हें पढ़ाया जाए कायदे से, है ना। अभी ये पिछले क्लास में बताया और जो है इस क्लास में गायब हो गया दिमाग से। और ख्वाब है तुम्हारे आईआईटी करने के। टोटल टाइम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा t/4 + t/4 + t/12 + t/12। ये टोटल टाइम बनेगा, ऐड करके देख लो तो ये 2t/3 आना चाहिए शायद। तो ये आंसर हो जाएगा 4π/3 √m/k। देखो कहीं डाउट है बताओ। नेक्स्ट बनाओ। एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, 1 kg का ब्लॉक है और 100 Nm/m का ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये 5 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है। The block is oscillating horizontally with amplitude 5 centimeter. When it is passing through mean position, another block of mass 3 kg is kept on it, which sticks to it and then combined mass oscillate thereafter.
तो हमें निकालना है इसमें फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड, फाइंड न्यू एम्पलीट्यूड। देख लो, रहने दो, सॉल्व मत करो। देखो जब ये ब्लॉक 5 सेंटीमीटर से ऑसिलेट हो रहा है इधर से इधर, और जब ये मीन पोजीशन से जा रहा होगा, उस वक्त इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। ठीक है, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी? तो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं ए ओमेगा से, जिसमें ए की जगह आएगा 5 सेंटीमीटर और ओमेगा की जगह आएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो अंडर रूट ऑफ के बाई एम करेंगे तो इसकी वेलोसिटी उस वक्त आएगी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सिंपली एक बात ये बताओ कि एक ब्लॉक है 1 kg, ये 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इसके ऊपर हम एक और ब्लॉक रखे दे रहे हैं रेस्ट से, और बाद में ये हो जाएंगे 4 kg ब्लॉक स्टिक करने के बाद। तो ये क्या कोलिजन जो है इन इलास्टिक कोलिजन जैसा नहीं है? इन इलास्टिक कोलिजन है या नहीं है? इन इलास्टिक कोलिजन है, तो पहले कोलिजन सॉल्व करो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 50 इज इक्वल टू 4 इंटू वी। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 12.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अब ये एक तरह से नई वेलोसिटी हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, न्यू वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम। और इस नई वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे नया एम्पलीट्यूड इंटू नया ओमेगा। तो वेलोसिटी है 12.5, नया एम्पलीट्यूड निकालना है, नया ओमेगा कितना हो जाएगा? तो नया ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम प्लस एम। तो अब m प्लस एम की जगह 4 kg हो जाएगा। तो यहां से अगर तुम a डैश निकालोगे तो वो 2.5 सेंटीमीटर आएगा। देखो ध्यान से, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।